अस्सलाम वालेकुम। वैलिडिटी थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके बच्चों, आप लोगों का ये मैं ऑन कर रही हूँ क्लास। अब हम लोग फिर लास्ट 15 मिनट्स में 5 o'clock तक इंशाल्लाह इसको देखते हैं। आप लोगों के जो क्वेरीज होंगी वो फिर मैं रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैं ऑनलाइन ही हूँ, ठीक है? और हमारे पास कंस्ट्रक्ट। हाँ जी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थी। वेरी गुड शाबाश। ठीक है, और इन सब में डिफरेंस आप लोग कर लेंगे। कोई 6 को था ना आपका? जी जी। तो ठीक है, तो अब देखो कि आपका जो कैलेंडर है अगर वो चेंज हो जाता है तो हम उसके हिसाब से ताकि हाफ लेक्चर्स हो जाएं उसमें कवर क्विज में, ताकि अब हम एमसीक्यूज ही करेंगे डायरेक्ट। ठीक है मैम। ओके। यस मैम। अच्छा बेटा, अभी मैं ना ये लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ओपन करती हूँ एलएमएस। तो फिर आप लोगों को वैलिडिटी कर लिया। रिलायबिलिटी का मतलब था क्या था भला? वैसे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में फर्क क्या था? मैम रिलायबिलिटी जो था ना वो कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट है, मतलब वो कंटिन्यूस चल रहा है, और जो वैलिडिटी है ना वो किस हद तक उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव को ना फुलफिल कर रहा है, वो वैलिडिटी होती है। वेरी गुड शाबाश, ठीक है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक्यूरेसी के साथ लिंक्ड है और रिलायबिलिटी किसके साथ लिंक्ड है? प्रिसीजन। कंसिस्टेंसी प्रिसिजन के साथ। शाबाश, ठीक है। आज हमने रिलायबिलिटी और उसकी टाइप्स और कुछ हिस्सा हम बायसेस का करेंगे कवर इंशाल्लाह, ठीक है? रिलायबिलिटी का देखो, इसका बेसिकली मीनिंग यही है कि कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट कैसी है। जैसे हम लोगों ने वो डार्ट्स वाले उस एग्जांपल से देखा था कि कितनी जो एरोज हैं वो एक साथ हैं, वो एक साथ क्लस्टर्ड कितने हैं। जितने ज्यादा एक साथ क्लस्टर्ड होंगे इसका मतलब है एक दूसरे के दरमियान में एग्रीमेंट है, और उतना ही हम कहते हैं ये चीज रिलायबल ज्यादा है, ठीक है? और अगर आपकी जैसे हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, वेट की मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो एक मेजरमेंट 55 आ रही है, एक मेजरमेंट 55.5 आ रही है, एक मेजरमेंट 54.7 आ रही है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये काफी हद तक एक दूसरे से लिंक्ड है। ये नहीं है कि एक की डेविएशन बहुत ज्यादा है दूसरे से, तब हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंटली मेजर नहीं हो रहा, ठीक है? इस सेंस में आप लोगों ने रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लर्न करना है, देखना है। रिलायबिलिटी की भी जो टाइप्स है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। ये 4-5 तरह की इसकी टाइप्स हैं। टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स। पैरेलल फॉर्म्स एट डिफरेंट टाइम्स, स्प्लिट हाफ एंड ये फॉर्मूला हम रहने दें, क्रॉनबेक्स कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखो सबसे पहला जो है ना आप लोगों का टेस्ट रीटेस्ट मेथड, वो क्या होता है? ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इसके लिए हम ये टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। एक सेकंड, मुझे स्लाइड शो या कुछ डॉक्यूमेंट खोलने दो, वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलना। मैंने ना आप लोगों के ये स्लाइड शोज अपडेट करने हैं एलएमएस पे। हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, टेस्ट रीटेस्ट जो है
इसका मतलब आप ये भी ले सकते हो कि प्री एंड पोस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हो और देखते हो कि उसके पहले और बाद वाले जो आंसर्स आ रहे थे उनके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है। इस बेस पे हम पहली तरह की जो रिलायबिलिटी है वो मेजर करते हैं, टेस्ट री टेस्ट वाली। इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है। नो मैम। ओके शाबाश। जो दूसरी मैम तरह की, इसके सेकंड और थर्ड टाइप सेम है दोनों, पैरेलल फॉर्म्स? मैं बताती हूँ। पैरेलल फॉर्म्स के अंदर ना दो तरह की चीजें आ जाती हैं। पैरेलल फॉर्म का पहले बेसिकली मतलब समझ लो। पैरेलल फॉर्म्स का मतलब होता है कि हमने टेस्ट रीटेस्ट तो ये चीज है कि हम एक दफा अप्लाई कर रहे हैं और बेशक किसी और पॉपुलेशन के ऊपर उसको दूसरी दफा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक अगर एडमिशन टेस्ट है वो मैंने एक साल दिया फिर दूसरे साल दोबारा दिया तो कितनी कंसिस्टेंसी बच्चों के रिजल्ट्स में आई। जो पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी होती है ना उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखनी है कि हाउ रिलायबल इज 24 आवर रिकॉल अगेंस्ट फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। तो हम इन दोनों को एक साथ एडमिनिस्टर करें, 24 आवर रिकॉल को भी और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन को भी, और फिर देखें कि इन दोनों के रिजल्ट्स एक दूसरे के साथ कितने मैच कर रहे हैं। ठीक है, या इन दोनों के रिजल्ट्स तो आपस में मैच नहीं होंगे क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं डेटा कलेक्शन के। ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन 24 आवर रिकॉल और ट्रेडिशनल फॉर्म में पेन पेंसिल वाला मेथड हम अप्लाई करें। इस तरह के दो वर्जन हो सकते हैं जिनको हम पैरेलली मतलब साथ साथ हम मेजर करें। अब ये जो पैरेलल फॉर्म्स की रिलायबिलिटी होती है ना ये दो तरह से की जा सकती है। एक ये कि हम उन दोनों को एक ही साथ एक ही दिन में एडमिनिस्टर कर रहे हैं और देख रहे हैं कितनी कंसिस्टेंसी है। और जो दूसरी इसकी टाइप है वो डिफरेंट टाइम्स में, यानी कि हमने एक दिन ऑनलाइन वर्जन किया और एक दिन जो है ना वो ट्रेडिशनल वर्जन किया और देखा कि देखना हमने वही एक ही चीज़ है कि इन दोनों के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी आ रही है, कितना एग्रीमेंट आ रहा है, इसको बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल फॉर्म्स का मतलब ये है कि पैरेलली वो दोनों चीज़ें जिस वक्त होंगी तो फिर जो है ना हम लोग देख सकते हैं कि उन दोनों के दरमियान में कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं या कितनी सिमिलैरिटीज आ रही हैं और उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि रिलायबल है या नहीं। ठीक है, अच्छा, और जो एक थर्ड तरह की रिलायबिलिटी है ये आमतौर पे हम स्टडी कर रहे होते हैं। स्प्लिट हाफ मेथड है रिलायबिलिटी को मुहैया करने का। स्प्लिट हाफ मेथड ना आमतौर पे क्वेश्चनेयर्स के लिए या एडमिशन टेस्ट या जो एग्जाम्स होते हैं इनके लिए स्टडी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि आपके तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हम हाफ हाफ कर देते हैं, यानी कि अगर आपके 50 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनेयर में तो हम 25 को अगले 25 के साथ मेजर करते हैं कि उनकी रिलायबिलिटी और सॉरी उनकी और जो सेकंड हमारा 25 वाला पोर्शन है उनकी आपस में कितनी कोरिलेशंस आ रही है, आपस में वो दोनों कितने कोरिलेट कर रहे हैं। ऐसे समझ लो कि एक कॉपी है जिसके दोनों साइडों पे क्वेश्चनेयर है और हम उन दोनों को एक साथ मिला रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि आपका जो रिलायबिलिटी है वो दोनों के अंदर से किस में ज्यादा, सॉरी मतलब उन दोनों के अंदर आ भी रही है या नहीं आ रही। इस चीज को स्प्लिट हाफ मेथड बोलते हैं और ये ना एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। और इसके अलावा वैसे भी रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है, क्रॉनबेक्स अल्फा इसका नाम है। और ये SPSS जो आपका स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होता है ना उसके अंदर इजीली आप निकाल सकते हो। आपके पास दोनों डेटा सेट्स हों अगर जिनके दरमियान में आपने एग्रीमेंट देखना है तो आप एक का और दूसरे का डेटा एंटर किया हुआ आप उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करते हो और देखते हो कि इस कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है। जितनी इसकी वैल्यू जो होती है ना उसकी इंटरप्रिटेशन फिर आगे हम अभी पढ़ लेते हैं कि इसकी इस कोफिशिएंट की वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं और साथ में सिग्निफिकेंस की वैल्यू से, पी वैल्यू से, कि आपका जो रिलायबल है एक मेथड अगेंस्ट द अदर और नॉट। इसमें भी हम एक को गोल्ड स्टैंडर्ड ले रहे हैं यानी कि एक स्टैंडर्ड है और एक को हम उसके अगेंस्ट फायर कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह से फिर हम इनकी रिलायबिलिटी फॉर्म कर सकते हैं। जो याद रखने वाली चीज़ है ना वो ये है कि आपका जो रिलायबिलिटी का मेजर है वो है कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए।
कंसिस्टेंसी जो है वो टेस्ट रीटेस्ट यानी कि एक दफ़ा टेस्ट अप्लाई हुआ और दूसरी दफ़ा हुआ, उसके अंदर भी हो सकती है। पैरेलल फॉर्म्स मतलब कि एक साथ दो चीज़ों को करने से भी हो सकती है। फिर ये कि स्प्लिट हाफ भी हो सकती है, यानी कि एक ही क्वेश्चन एयर के दो पार्ट्स बना के उनकी आपस में भी हो सकती है। और जो रिलायबिलिटी होती है ना, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिलायबिलिटी जो होती है ना वो अचीव हो सकती है, ये यहाँ पे लिखी हुई है और ये आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा इसके अंदर से। हाँ, reliability is a necessary condition for validity, while reliability is a precondition for validity. It does not guarantee it. Reliability जो है ना, regardless of the fact कि कोई चीज valid या accurately measure कर रहा है या नहीं कर रहा है, reliability अचीव हो सकती है। मतलब आपकी जो measurements है ना वो एक साथ एक ही तरह की हो सकती हैं, बेशक वो सारी गलत हो। जो वैलिडिटी होती है ना वो विदाउट रिलायबिलिटी अचीव नहीं होती, यानी आपकी कोई चीज एक्यूरेट नहीं हो सकती जब तक कि वो साथ रिलायबल भी ना हो। ठीक है, सो वैलिडिटी को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि रिलायबिलिटी इज अ प्री कंडीशन। हम ये अस्यूम करते हैं कि ये चीज अगर वैलिड है ना तो ये रिलायबल भी होगी, लेकिन खाली अगर हमने रिलायबिलिटी चेक की हुई है ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वैलिड भी है, एक्यूरेट भी है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान से पढ़नी है। अच्छा ये देखो, ये कोफिशिएंट की कुछ वैल्यूज बताई हुई है कि इससे इस तक रेंज करे तो हम कहते हैं कि अच्छी रिलायबिलिटी है इसकी। आपके जो भी टेस्ट आप अप्लाई करते हो ना, कहने का मकसद ये है कि जो भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर रिलायबिलिटी आप अप्लाई करते हो उसका कोफिशिएंट डिफाइन करता है कि वो कितने हद तक रिलायबल है। जितनी हाई वैल्यू इसकी आती जाएगी उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी आती है। 1 का मतलब होगा, अगर किसी कोफिशिएंट का आंसर 1 आ रहा है ना, उसका मतलब होता है हाईली, यानी कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, सो जितनी नियरर टू 1 आती जाएगी उतनी हम कहते हैं कि एक्सीलेंट रिलायबिलिटी है या गुड रिलायबिलिटी है। कोफिशिएंट की अलग तरह की इंटरप्रिटेशन होती है, ये एक जनरल सी बात यहाँ पे बताई हुई है, लेकिन जैसे क्रॉनबेक अल्फा है या कोई और वेटेड कापा और भी होते हैं इसको मेजर करने के लिए जो कोफिशिएंट्स हैं, उनकी जितनी हायर वैल्यू आती है उतनी ही ज़्यादा वो अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी हर रेंजेस जो होती है ना वो हम किसी ना किसी लिटरेचर से, किसी रिसर्च से देखते हैं कि कितने से कितने वैल्यू तक अच्छी रिलायबिलिटी कंसिडर करेंगे, गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, जनरलाइजेबिलिटी के लिए मैं बस आप लोगों को थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने, जैसे अगर किसी लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया ना, कोई रिसर्च कंडक्ट किया, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो उस लैब सेटिंग से हट के आम पॉपुलेशन के ऊपर वही रिजल्ट एप्लीकेबल जनरलाइज हो सके ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर। एक सैंपल जो हमने लिया था वो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव था पॉपुलेशन का, और उसका मकसद ये था कि हम इसके रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें। कितना हम जनरलाइज कर सकते हैं उसको, रिजल्ट्स को, इस चीज़ को जनरलाइजेबिलिटी बोलते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है ना वो होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो आपने ऊपर सारी वैलिडिटी की टाइप्स पढ़ी ना वो इंटरनल वैलिडिटी थी, और जो जनरलाइजेबिलिटी होती है ना इसके भी टेस्ट होते हैं मेजर करने के लिए जो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट कर लेना है कि जनरलाइजेबिलिटी जो होती है ना वो एक्सटर्नल वैलिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट वो चीज कितने एक्यूरेट है। समझ आई बात? यस मैम। ऊपर हमने 4 पढ़े पहले वाले, 4 हाँ 5 वो वो इंटरनल थे। हाँ जी, वो इंटरनल वैलिडिटी कहलाते हैं। ओके मैम। अच्छा, और जिस तरह आपने वैलिडिटी का टेबल में पढ़ा उसी तरह रिलायबिलिटी को भी टेबल में इन्होंने समराइज किया हुआ है। इसके अंदर से आप देख सकते हो कि इसका क्या मतलब है हर एक का। इतनी डिटेल्स इनकी करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा या एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इसकी ये करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ ये कर लो कि टेस्ट जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस चीज़ की स्टेबिलिटी को मुहैया करने, जैसे अगर शेल्फ लाइफ हम मुहैया कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो हम ये देख सकते हैं कि 5th डे पे उस चीज़ की कितनी सेंसरी एवेल्युएशन करवा के देखेंगे वो ठीक रही है कि नहीं, उसका टेस्ट ठीक है या नहीं। फिर हम 10th डे के ऊपर भी देखेंगे, 15 डे पे भी, और फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। और ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि रीटेस्ट करने से ना। और हम फिर ये भी देख लेते हैं कि किस ऐसे पॉइंट के ऊपर उसकी जो सेंसरी वैल्यूएशन थी उसके मुताबिक उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो फूड खाने के काबिल नहीं रहा। तो फिर हम कह सकते हैं कि इतने देर तक इसको स्टोर किया जा सकता है इन कंडीशंस में। लाइक हमने अगर रेफ्रिजरेशन में उसको टेस्ट किया तो रेफ्रिजरेशन में हम कहेंगे, अगर बाहर आम रूम टेम्परेचर पे किया तो हम रूम टेम्परेचर का कहेंगे। एनवायरमेंटल कंडीशन साथ बता देंगे और बताएंगे कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी देर तक के लिए ये चीज़ सही रह सकती है। ठीक है। फिर जो पैरेलल फॉर्म्स है वो दो तरह की फॉर्म्स ऑफ द सेम टेस्ट, ये हमने ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन वर्जन का डिस्कस किया। और पैरेलल फॉर्म डिफरेंट टाइम्स में टाइम इंटरवल भी दरमियान में आ जाता है और दो अलग-अलग फॉर्म्स भी आ जाते हैं। स्प्लिट हाफ जो होती है ना वो, अच्छा इवन हम ये भी कर सकते हैं कि स्कोर्स को करने के लिए दो हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं क्वेश्चनर्स को, और इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑड नंबर्स के क्वेश्चंस जो है वो अलग कर लें और इवन नंबर के क्वेश्चंस अलग कर लें। इस तरह से भी कर सकते हैं स्प्लिट हाफ, और फिर उनको आपस में हम स्टडी करते हैं कि कितने हद तक उनकी रिलायबिलिटी आ रही है, कितनी कंसिस्टेंसी आ रही है उन क्वेश्चंस में। क्रॉनबैक सेल्फा जो है ना ये कंसिस्टेंसी मुहैया करने का यानी स्कोरिंग क्राइटेरिया एक कोफिशिएंट होता है जिसके थ्रू हम मुहैया करते हैं। बस इतना आप लोग करो। आई होप कि इसके अंदर और कोई चीज़ हम लोगों ने कवर नहीं करनी है। तीसरे वाला हमने कवर करना ही नहीं था, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए और इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर लीजिए, और अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैलिडिटी, उसकी टाइप्स, रिलायबिलिटी और उसकी टाइप्स, ये थे इस डॉक्यूमेंट में सारी चीज़। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को आप अप्लाई भी थोड़ा सा कर लो। यहाँ पे हम लोगों ने पिछली क्लास में भी ये वाला खोला था डॉक्यूमेंट, या आर्टिकल था जिसमें उन्होंने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी देखी थी अपने ख़ास तरह के फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन की, और ये चाहते थे कि उससे न्यूट्रिएंट इनटेक असेसमेंट हो। ठीक है। ओहो, अच्छा, वैलिडिटी को हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था थोड़ा सा। अब देखो कि रिलायबिलिटी उन्होंने कैसे मुहैया की। यहाँ पे हम इनकी स्टैट्स में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको बस इतना सा देखेंगे कि इन्होंने क्या किया। ये देखो, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल, ये रहने दें आप। हम लोग एग्रीमेंट की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी की बात होती है। ठीक है। एग्रीमेंट उन्होंने स्टडी किया हुआ है, और ये अपने ये जो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है और 24 आवर रिकॉल, इन दोनों के दरमियान में उन्होंने बताया था कि न्यूट्रिएंट इंटेक्स के मुताबिक जो इस रिकॉल से और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से आपस में कितनी वो आ रही है। और ये देखो जी, रिजल्ट्स में भी आप देख सकते हो कि इन्होंने दोनों चीज़ों को कोरिलेट किया हुआ है। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स इन्होंने बताए, उसके थ्रू भी हम रिलायबिलिटी मुहैया कर सकते हैं। अभी देखते हैं जो हमने क्रॉनबैक किया था वो इन्होंने किया हुआ है कि नहीं। क्रॉनबैक ये मैंने किया हुआ है, इन्होंने वो क्रॉनबैक से नहीं शायद किया हुआ। लेवल ऑफ एग्रीमेंट, ये वाला टेबल देखते हैं। ठीक है। ये इन्होंने कोरिलेशन से ही निकाला है। अच्छा, इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो ऑलमोस्ट वैसे ही होती है। इसके अंदर ये करते हैं हम कि नियरर टू 1 +1 या -1, इसकी जितनी नियर टू 1 आएगी ना वैल्यू, उतना ही ज़्यादा कोरिलेटेड है वो दोनों चीज़ें आपस में, यानी कि इनके
रिकॉल से जो आंसर्स आए कि इतनी एनर्जी इनटेक लोगों ने ली ऑन एवरेज, और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर से ये आंसर्स आए, तो इसमें और इसमें काफ़ी हद तक बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, सो चूंकि ये डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो कोरिलेशन है ना आपस में वो कम आता है। मतलब ये दरमियान में बिल्कुल आ रहा है ना, तो ये 1 के करीब नहीं है। इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के दरमियान में ही हो सकती है। सो 1 के करीब होता तो 0.8 आता, 0.9 आता, तो वो ज़्यादा एक्सलेंट कोरिलेशन को शो करता। ये अब चूंकि बहुत छोटी वैल्यू आई है, 0.5 बिल्कुल उसके सेंटर में आएगा, या 0 उसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये 0 से करीब करीब आ रही है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इन दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं थी, इन दोनों उनके अंदर ना। और अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये देखो, unadjusted ये Spearman correlation range between this to this, which indicates fair to medium correlation. The reported correlations are similar to those obtained in this study. उन्होंने अपने रिजल्ट्स को बताया हुआ है। उन्होंने बताया कि ठीक है, अभी आप लोग इतना ही करो कि ये जो कोरिलेशन है उन्होंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये फेयर टू मीडियम है, यानी कि हाई नहीं है, ये एक्सीलेंट नहीं है। किस किस के दरमियान में इन्होंने कोरिलेशन देखा कि जो रिजल्ट्स इन्होंने गैदर किए 24 आवर रिकॉल से वो भी, और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर से वो भी, आपस में इन्होंने उनको कंपेयर किया कि कितने रिलायबल रिजल्ट्स थे। अब आप में से ज़रा थोड़ा सा कोई ये सोच के बताएगा कि मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, इन्होंने दो चीज़ों को अगर इकट्ठा एडमिनिस्टर किया है, दो फॉर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन को इकट्ठा एडमिनिस्टर किया है और देखा है कि इन दोनों में कितनी कंसिस्टेंसी आ रही है, ये कौन सी तरह की रिलायबिलिटी टेस्ट हुई है? मैम पैरेलल पैरेलल, वेरी गुड शाबाश। parallel form given at same time गिवन एट द सेम टाइम, वेरी गुड। भाई आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट बन गए हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ये यहाँ पे प्लीज दोबारा बता देंगे आप? बेटा पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक ही वक्त में डेटा कलेक्शन के दो मेथड से डेटा कलेक्ट करें और उन दोनों को के दरमियान में एग्रीमेंट देख रहे हो। इस आर्टिकल में उन्होंने 24 आवर रिकॉल से और अपना बनाया हुआ क्वेश्चनर जो इनका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर था, इन दोनों से एक ही साथ डेटा कलेक्ट किया और देखा इन दोनों के दरमियान में जो इनसे डेटा रिट्रीव हो रहा है, मतलब एनर्जी कंटेंट कितना खाया उन्होंने अकॉर्डिंग टू FFQ, अकॉर्डिंग टू 24 आवर रिकॉल, प्रोटीन, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स उन्होंने बताया कि कितनी कितनी अमाउंट्स में लोगों ने रिपोर्ट किया ना दोनों मेथड से, और फिर उन्होंने इन दोनों के दरमियान में कोरिलेशन फाइंड आउट किया। तो इस तरह की रिलायबिलिटी की टेस्ट को हम पैरेलल फॉर्म्स में लेके आएंगे, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। ओके मैम। ठीक है जी। अच्छा चलो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है बायसेस। इसके अंदर से ना मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये मैं पता नहीं अपलोड हुआ है ऑलरेडी या नहीं, लेकिन आपके इस वाले वीक के साथ मैं वेंसडे को इंशाल्लाह इसको अपडेटेड डॉक्यूमेंट को जो है ना अपलोड कर दूंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना जो हमने कवर करनी है वो इसके हाईलाइटेड पोर्शंस में है। ठीक है, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ जो आप कवर करो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो ये पिछले वाले जो आपके टॉपिक्स थे उनसे किस तरह रेलेवेंट है। सबसे पहले हमने किया कि रैंडम और सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के दरमियान में क्या डिफरेंस है, फिर हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डिस्कस किया और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया। ठीक है, अब ये जो बायस है ना, ये सिस्टमैटिक एरर को बायस बोलते हैं।
ठीक है। और ये बायस जो है स्पेशली जब हम डायरेक्टरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत जगहों पे ये इंट्रोड्यूस हो जाती है और इसको फिर हम स्टडी कर लेंगे। और जैसे जैसे हम लोग एपिडेमियोलॉजी के ज़्यादा कंटेंट्स कवर करते जाएंगे ना, इस चीज़ की ज़्यादा सेंस बनती जाएगी आप लोगों के ज़हन में। अभी के लिए जितना इसको हमें कवर करना इम्पोर्टेंट है वो हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप फाइनल्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना और इसको दोबारा देखोगे तो आपको इसकी ज़्यादा जो इसके अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं डॉक्यूमेंट में वो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। लेकिन हम लोग इसको इसलिए साथ कर रहे हैं क्योंकि ये एरर से रिलेटेड है लेक्चर ना। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो मैं समझाती हूँ। देखो जी, और ये हमें हेल्प भी करेगा आगे जो आपके स्टडी डिज़ाइंस हैं या उनको किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है उसको थोड़ा सा क्रिटिकली थिंक करने के लिए ना। अच्छा, ये आर्टिकल है बायस के हवाले से, ठीक है। बायस मतलब एरर्स, और बायस जो है ना वो हम ज़्यादातर कहते हैं कि जी ये चीज़ जो है ना वो एररफुल है, यानी कि एक्यूरेटली चीज़ को मेजर नहीं कर रही, और ये जो है ना मतलब सिस्टमेटिक एरर के अंडर आती है बायस। अब आप लोगों ने पहले सबसे करना है कि बायस की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायस। ये कौन कौन सी है? सिलेक्शन, इंफॉर्मेशन, और भी क्लासिफिकेशन के तरीके होते हैं इसके, लेकिन हम अभी फ़िलहाल यही कर रहे हैं कि कौन कौन से ये वाला मतलब किसी ऑथर ने इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, तो हम इन्हीं को करते हैं कि सिलेक्शन बायस हो सकती है, इंफॉर्मेशन बायस हो सकती है, और कंफाउंडिंग बायस कह सकते हो या कंफाउंडर्स बोल सकते हो। मैं इन तीनों का समरी आपको बताती हूँ पहले, फिर हमने सिलेक्शन बायस को आज कवर करना है, ठीक है। सिलेक्शन बायस का मतलब होता है कि आपके जो एरर है वो इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि आपने जो लोग सैंपल में लिए थे ना वो ठीक नहीं लिए, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन के, या वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी को मीट नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सिलेक्शन ऑफ द पीपल वो गलत हो जाए, उसको सिलेक्शन बायस बोलते हैं। उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं आगे। फिर इंफॉर्मेशन बायस जो होती है ना, ये आपके इसके अंदर वो चीज़ आती है जैसे रिकॉल बायस है, या एक दफ़ा आपने सैंपल तो ले लिया लेकिन उनसे जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई एरर्स आ रही हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन बायसेस है। वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। और साथ में कंफाउंडर्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जैसे देखो, अगर हम कहें कि x और y ये दो वेरिएबल्स हैं और ये एक दूसरे को के साथ इनका रिलेशनशिप है, लाइक x लीड्स टू y, ठीक है। ऐसा तीसरा फैक्टर जो इस x को और इस y को दोनों को अफेक्ट करता है उसको हम कंफाउंडर बोलते हैं, ठीक है। एनीथिंग थर्ड पर्सन जो इन दोनों को अफेक्ट करते उसको कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। और ये बायस किस तरह से होती है? ये इस तरह से होती है कि लाइक हमारा जो एम है ना रिसर्च में वो ये है कि हम इस स्पेसिफिक डिजीज, अगर ये कोई डिजीज है, इस स्पेसिफिक डिजीज के रिस्क फैक्टर या इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ना उसको आइडेंटिफाई कर लें ताकि इस डिजीज की प्रेवलेंस को कम किया जा सके। अब ये डिजीज जो है मैम ये ये रिपीट कर दें, एक्स और वाई में क्या था? मैं इसी को बता रही हूँ बेटा अभी। मैम आपने क्या कहा है, इसमें क्या आ जाता है एक्स और वाई में? एक्स जो है ना वो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट फैक्टर है और वाई जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर है जो एक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वाई जो है वो कोई डिजीज है और एक्स जो है वो कोई रिस्क फैक्टर है या कोई ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से वो वाई होता है, तो हमारा जो एम है ना एपिडेमियोलॉजी में वो ये है कि हम पता लगा सकें कि इस वाई के पीछे किस चीज़ का हाथ है ताकि हम इसको एलिमिनेट कर दें, इसको हम ख़त्म कर लें, और फिर जो है ना ऑब्वियसली वाई भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वाई इसी की वजह से तो हो रहा था, ठीक है। लेकिन होता यह है, इतना सिंपल चीज़ें नहीं होती। आपका एक चीज़ दूसरी चीज़ को नहीं लीड कर रही होती। आपके कोई भी डिजीज़ है, जैसे
हार्ट डिजीज है उसके मल्टीपल कॉजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो हम 1-on-1 रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ऐसे सारे दूसरे फैक्टर्स जो उस डिजीज को अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम अपनी स्टडी या रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर रहे, या हमारे ऑब्जेक्ट इंक्लूड तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ वो मैच नहीं कर रहे, वो कोई थर्ड वेरिएबल्स हैं लाइक जी है या ए है या कोई भी और वेरिएबल्स हैं जो इस वाई को लीड कर सकते थे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक्स प्रेजेंट होता या नहीं। उस तरह के सारे फैक्टर्स को कंफाउंडर्स बोलते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। और अगर अपनी रिसर्च डिजाइन में उन कंफाउंडर्स को एलिमिनेट ना किया जाए तो आपकी स्टडी बायस्ड हो सकती है। इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मेरा एम है कि मैंने ना देखना है हार्ट डिजीज जो है उसका वनस्पति घी की इनटेक के साथ कितना रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसके अंदर इस स्टडी में जो मैं लोग ले रही हूँ ना वो मल्टीपल जो है ना एज ग्रुप से मैंने ले लिए हैं, सारे एज ग्रुप से लोग ले लिए हैं और देखा है कि जी वनस्पति घी की कंजम्पशन और साथ में जो मतलब जिन लोगों की वो ज़्यादा है वो उनको मैंने डिटरमिन कर लिया किसी भी डाइटरी असेसमेंट के मेथड से, और मैंने देख लिया कि डिजीज़ जो आपका हार्ट डिजीज़ है वो कितने लोगों में प्रेवलेंट है, ठीक है। अब मैंने ये सारे रिलेशनशिप बना के अपने रिजल्ट्स दे दिए हैं कि जो लोग वनस्पति घी ज़्यादा खा रहे हैं ना वो उनको हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब देखो कि मैंने चूंकि इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं रखी थी, एक जनरल हमें पता है कि हार्ट डिजीज जो है वो थोड़ी ज़्यादा एज के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट होगी। अगर मेरी स्टडी में वो लोग भी, बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, टीनेजर्स भी हैं, यंग एडल्ट्स भी हैं, मैंने स्ट्रेस फैक्टर्स, चूंकि स्ट्रेस जो है वो भी लीड कर सकती है हार्ट डिजीज को, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें यानी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो कुछ लोगों को इनहेरिटेड होता है, बचपन से होता है, उस चीज़ को मैंने नहीं देखा, चेक नहीं किया, ठीक है। तो मेरे जो रिजल्ट्स है ना यानी इन दो चीज़ों के रिलेशनशिप में लाइक वनस्पति घी की इनटेक और हार्ट डिजीज की प्रेवलेंस, इन दोनों को आपस में जो रिलेट कर रहे हैं ना चीज़ें, वो मल्टीपल अदर मतलब और भी हैं जो कि मैंने अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं किए। क्या पता कि जो लोग जिनको ज़्यादा हार्ट डिजीज़ है उनको वनस्पति घी जो लोग वो खा रहे हैं लेकिन उनको इसलिए डेवलप हुई क्योंकि वो बहुत अरसे से खा रहे हैं और उनकी एज ज़्यादा है, और जो यंग एडल्ट्स थे वो भी वनस्पति घी की इनटेक ऑलमोस्ट उतनी कर रहे थे पर डे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चूंकि उनकी एज कम है उन्होंने कम कंज्यूम किया हुआ अभी तक, तो इतने फिजियोलॉजिकल उसके इम्पैक्ट्स नहीं आना शुरू हुए। इस तरह की कोई तीसरी चीज लाइक एज जो अफेक्ट कर सकती है आपके दोनों के रिलेशनशिप को, इसके अंदर बाइस्ड आ जाएगी ना चीज कि कुछ लोग जो कंज्यूम कर भी रहे हैं बेशक वो यंग है, मतलब अगर वो यंग है और वो बहुत हाई कंजम्पशन कर रहे हैं वनस्पति घी के, उनके अंदर डिसीज नहीं है, और जो एज वाइज ज़्यादा थे और जिनकी उन्होंने भी उतना ही कंज्यूम किया वनस्पति घी और जो है उनको हार्ट डिसीज है, तो हमारे कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं है, और एक तरफ उतने इतने लोग हैं जो कंज्यूम उतना ही कर रहे थे लेकिन उनको हार्ट डिसीज है। तो हम ये कहेंगे कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वनस्पति घी का कोई लिंक हो इसके साथ, हार्ट डिजीज के साथ। दोनों चीजें हो सकती हैं, हम कंज्यूम करें तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम इस तरह का रिजल्ट देंगे जब तक कि हमने एज के लिए उस चीज को स्पेसिफाई ना किया होता। अब अगर हमारे सैंपल में सिर्फ हमारा सैंपल यानी कि अगर एक ऐसा होता है ना जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो बेसलाइन सबके, कि कोई और ऐसे फैक्टर्स जो उस हार्ट डिजीज को लीड कर सकते हैं लाइक एज है आपकी, या स्ट्रेस है, या इनहेरिटेड कॉजेज हो सकती हैं, ओबेसिटी है, कोई और चीज़ें जो उसको लीड कर सकती हैं, उनको हम कंट्रोल करें और उनमें से कोई एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन ही अपने सैंपल में लें और उन्हीं के अंदर स्पेसिफाई करके टेस्ट करें कि वनस्पति घी और जो डिजीज़ है उनका लिंक क्या है। क्योंकि हमारे वो सैंपल जो है ना वो बेसलाइन में सेम था, एक जैसा था। उनके अंदर जो सिर्फ डिफरेंस था ना वो ये था कि वो वनस्पति की कितना ज़्यादा ये काम कंज्यूम कर रहे हैं।
ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम हम उन सब में सिमिलरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ वो एक वेरिएबल जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट हो, तो इससे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। बहरहाल बात ये कंफाउंडिंग ऐसे हमने आज करना नहीं था, लेकिन कंफाउंडिंग जो बायस है वो ये होती है कि आप ऐसे सारे फैक्टर्स जो इर्द गिर्द के फैक्टर्स थे उनका शुमार ना कर पाए। अगर आप कोई मिस आउट कर देते हैं तो वो कंफाउंडर्स जो है ना आपके रिजल्ट्स के अंदर गलत इंटरप्रिटेशंस देते हैं, फिर यानी कि आपके रिजल्ट्स गलत आएंगे, रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स गलत आ जाएंगे। ये ओवरऑल समझ आई ये बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो शाबाश। तो अब सिलेक्शन बायस को हम डिस्कस कर लेते हैं, और इस वाली रिसर्च के अंदर ना ये बहुत लंबा सा एक टेबल है, इसमें से सिर्फ वही वाली चीज़ें आप लोगों ने ये समराइज भी मतलब समराइज सारी की नहीं उन्होंने, आपने से वही कवर करनी है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं हेडिंग्स, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन बायस सबसे पहले मतलब उसकी आगे से टाइप्स आ जाएंगी। सिलेक्शन बायस का मतलब होता है कि आपकी जो आपने स्टडी पॉपुलेशन ली या सैंपल लिया ना, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन बोलते हैं जो जिन लोगों के ऊपर आपके रिजल्ट्स अप्लाई होने हैं, उन वो लोग सही नहीं आपने सिलेक्ट किए, ठीक है। इस वजह से वो एरर राइज हो रही है, सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन के नाम से ये याद रहेगा, है ना। और ये बहुत सारी स्टेजेस ऑफ रिसर्च स्टडी में अराइज हो सकती है। लाइक हम लोगों ने शुरू में ही जब स्टडी डिज़ाइन की, आपने एलिजिबल पॉपुलेशन गलत तरह से ले ली। सैम्पलिंग फ्रेम, ये मैं आपको बता देती हूँ सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। जैसे अगर मैंने आप सब लोगों की मेरी सारी पॉपुलेशन जो है ना उसकी लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। मैंने अगर आप लोगों की क्लास का ही सर्वे करना हो ना, तो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम आपकी क्लास की टोटल नेम लिस्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने 1, 2 या 4, 5 मेरे पास LMS से मैंने डाउनलोड की और LMS अपडेटेड नहीं था, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिनका नाम नहीं था, तो वो मेरा लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। फिर अनइवन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन द टारगेट पॉपुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये हम आगे एग्जांपल से करेंगे ना, तो ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बहरहाल इसमें बताने का मकसद ये है कि सिलेक्शन बायस आपकी स्टडी के दौरान किसी भी स्टेज में हो सकती है, बेशक वो सैम्पलिंग के दौरान हो या ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन हो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो आ रहा है इनअप्रोप्रिएट, ये हेडिंग है इनअप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन, कि कौन लोग हमारी स्टडी के लिए एलिजिबल है और कौन लोग नहीं है। मतलब सैम्पलिंग करते हुए हम अगर कोई एरर करते हैं तो उसको सिलेक्शन बायस के इस कैटेगरी के अंदर हम डाल रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले है कंपीटिंग रिस्क। कंपीटिंग रिस्क का मतलब है कि देखो, अगर हमारे पास इसमें जो एग्जांपल दी हुई ना, हम उसी से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हमारा एम था कि ड्रग यूजर्स हैं, ठीक है, पेरेंटल ड्रग यूजर्स, यानी कि वो ड्रग्स जो हैं उनके इंजेक्शंस लगाते हैं लोग, और इसमें देखना हम चाह रहे थे कि लिवर फेलियर से मोर्टेलिटी रेट्स कितने हैं, मतलब कि डेथ रेट्स कितने हैं लिवर फेलियर से इन ड्रग यूजर्स में। अब हम लोगों ने ये नहीं देखा कि किसी बंदे की ऐसा जो ड्रग्स यूज कर रहा है उसको कोई और डिजीज भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल उसको एड्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब एड्स की वजह से उसका लिवर फेलियर होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई है, वो बंदा तो हमारे सैंपल में इंक्लूड नहीं ना होगा, हालांकि वो ड्रग अब्यूज करता था। कंपीटिंग रिस्क का मतलब है कि जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं ना, जो वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ कंपटीशन में और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन लोगों को हमारे सैंपल में इंक्लूड होने से रोक रहे हैं। इस तरह की बायस को रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सारे रिस्क फैक्टर्स जो उससे रिलेटेड हैं उनका पहले लिटरेचर रिव्यू करें। हमें स्टडी से पता होना चाहिए कि ये फैक्टर्स अदर देन दिस अफेक्ट कर सकते हैं, सो हम उन लोगों को इंक्लूड करें या ना करें, या अपनी स्टडी को मॉडिफाई कर लें अकॉर्डिंगली। ये बात मैम समझ ये कंफाउंडिंग फैक्टर में नहीं आएगा? कंफाउंडिंग फैक्टर्स लाइक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हाँ, कंफाउंडिंग फैक्टर्स बोल सकते हैं इनको आप, लेकिन ना अभी जो है ना ये सिलेक्शन बायस के अंदर आप उस सेंस में इसको देखो कि सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और सैंपल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, कि हम किन लोगों को
एलिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए इसको इसमें भी क्लासिफाई किया हुआ है कि ये वाली जो टाइप ऑफ बायस है ना, ये सिलेक्शन बायस के अंडर भी आ सकती है। ओके मैम। क्या है ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ही, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से मतलब ऐसे एक्सटर्नल अदर फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर सकते थे, उसकी वजह से हमारे सैंपल में वो बंदा इंक्लूड नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा, फिर एक आती है हेल्थ केयर एक्सेस बायस। इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे तो आसान सी है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर हॉस्पिटल से डेटा लिया, आमतौर पे जैसे हॉस्पिटल से डेटा लिया जाता है, तो पब्लिक हेल्थ सेटिंग्स के अंदर आमतौर पे उन लोगों को हॉस्पिटल की एक्सेस होती है या वो लोग एडमिटेड होती हैं जिनके पास पैसे भी हों, जिनको इतनी अवेयरनेस हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, हेल्थ केयर एक्सेस उनके पास हो, और या हो सकता है कि उन लोगों को मतलब इतने वो एजुकेटेड हों, वेल एजुकेटेड हों कि वो जो है ना जाके दिखा सके हॉस्पिटल में या एडमिट हो सके इस तरह से। अब जो हमारे पब्लिक हेल्थ सेटिंग्स ऐसी हैं, जैसे किसी घर में कोई बंदा बीमार है और उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, उन लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो रिजल्ट्स आएंगे वो, और जो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट से या हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट किया था वो दो डिफरेंट तरह के लोग होंगे, यानी कि उनके बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इस वजह से हमारे स्टडी के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। ठीक है। आपने अगर किसी जैसे चलो इस तरह से देख लेते हैं इसको, हेल्थ केयर एक्सेस वाइज में तो नहीं, लेकिन सिमिलर इसकी कंडीशन है। अगर आप लोगों ने ये देखना था कि जो मदर्स हैं, आपने कोई एजुकेशन देनी है, न्यूट्रिशन एजुकेशन, और देखना है कि मदर्स के जो मतलब बच्चे हैं ना उनकी हेल्थ के ऊपर कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो आप जो स्कूल्स हैं वो ऐसे वाले सिलेक्ट कर रहे हो जिस जो यानी तरह से एलीट क्लास के स्कूल्स हैं, तो हम ये बायस इसमें राइज हो सकती है कि जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया था ना, वो लोग ऑलरेडी वो हैं जो मतलब बच्चों को जरा हाई फाई स्कूल में भेज रहे हैं, तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ऐसे ही अच्छा होगा, तो आपकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल पॉपुलेशन शायद उस तरह से ना हो जिस तरह से आप एक किसी आम स्कूल में जाके लेते, गवर्नमेंट स्कूल में जाके लेते डेटा, तो उस तरह आ सकती थी। ये समझ आई? यानी कि एरर इन द सिलेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। हम किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इजी होता है ना लेना डेटा, लेकिन इसके साथ कुछ एरर्स भी राइज होती हैं जो हम एक्नॉलेज करते हैं। जरूरी नहीं है हर एरर जो है वो हम खत्म ही करें, हम एक्नॉलेज कर लें तो ये भी चीज़ होती है कि आपके या आप अपने लिमिटेशंस में ये चीज़ लिख सकते हो कि हम ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज ये स्टडी सिर्फ इस पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सके हैं, तो इसकी जनरलाइजेबिलिटी या एक्सटर्नल वैलिडिटी समझ रहे, वो थोड़ी सी यानी इतनी नहीं है कि हम इसको कह सकें कि सब पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा, लेकिन हम फ्यूचर रिसर्चर्स को ये कहते हैं कि आप इसको किसी और सेटिंग के अंदर दोबारा अप्लाई करके इसकी चेक कर लीजिए। ठीक है। यस मैम। समझ आई बात? अच्छा, अब नेम एंड बायस, ये भी एक तरह की बायस है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन के बारे में बताया हुआ है, लेकिन हमने अभी वो कवर नहीं किया हुआ। वैसे मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। नेम एंड बायस कहते हैं कि सर्वाइवर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं ना अपने डेटा में। ऑब्वियसली जो बंदा जिसकी डेथ हो गई उसको तो नहीं हम इंक्लूड कर सकते। सो ये अकॉर्डिंग टू दिस बायस, जो इसकी पीछे बैकग्राउंड है ना, वो ये है कि वो लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं ना किसी डिजीज से, उनके घर के हालात डिफरेंट होंगे ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी डाई यानी उस डिजीज की वजह से फौत हो चुके हैं, या तो उनकी इम्यूनिटी डिफरेंट है, या उनको हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी है, या उनको इतनी एजुकेशन है, या उनको उनका वैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा था तो वो सरवाइव कर रहे हैं। यानी इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स
ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सर्वाइवर्स ऑफ अ डिजीज़ में ज़्यादा हैं, और अगर हम उनसे डेटा लें तो वो शायद डिफरेंट आएगा, इतनी स्वेरिटी वाला डेटा नहीं आएगा जितना कि उन लोगों से लेते जिनकी थोड़े अरसे के बाद डेथ हो जानी थी, लेकिन ऑब्वियसली हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आवर स्टडी। अब अगर देखो ऐसे ये वाली एग्जांपल दी गई है, लेट्स सपोज अ स्टडी जिसके अंदर उन्होंने टोबैको स्मोकिंग एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक के साथ रिलेशनशिप देखना था। उन्होंने ऐसे लोगों से इंटरव्यू किया कि वो कितनी स्मोकिंग करते थे जिनको ना एक हफ्ता पहले ही हार्ट अटैक हुआ, ठीक है। अब अगर उस हार्ट अटैक की वजह से एक क्रॉनिक स्मोकर फोत हो गया तो वो हमारे सैंपल में इंक्लूडेड नहीं होगा ना। तो वो वाले रिजल्ट्स के दिस tobacco smoking can lead to high rates of deaths, ये हम इस वाली स्टडी में इंक्लूड नहीं कर पाए। समझ रहे बात को? इस तरह की एरर को नेम एंड बायस बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और तरह की है कि सर्वाइवर ट्रीटमेंट सिलेक्शन वाइज। इसका मतलब होता है ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज के अंदर स्पेशली है। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी यहाँ पे कहीं, हाँ ये देखो, रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि हम बैक जाके देख रहे हैं कि हमने एक चीज का डेटा आज कलेक्ट किया और एक चीज का उनसे रिकॉल करवा के किया, जैसे अभी स्मोकिंग का हम लोगों ने उनसे रिकॉल करवाया था, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में ये देखो कि जो लोग हमारे पास सैंपल में इंक्लूड होंगे ना वो वही होंगे जो किसी जो सर्वाइवर्स हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ट्रीटमेंट है किसी डिजीज को खत्म करने के लिए जिसको हमने टेस्ट करना है कि इसकी कितनी अच्छी है यानी ये ट्रीट कर सकता है, तो ऐसे लोग ही हमें डेटा दे सकेंगे जो उस ट्रीटमेंट की वजह से सर्वाइव किए होंगे। अगर वो ट्रीटमेंट फेल हो चुका फिर तो वो हमारे पास बंदा नहीं ना आएगा अब हमारे सैंपल में, तो थोड़ी सी बायसनेस इसमें आ जाएगी कि हमारे पास ट्रीटमेंट से सही होने वाले लोग ही सैंपल में इंक्लूड होंगे और हम कह सकते हैं कि हाँ इस ट्रीटमेंट से तो सारे सही हो जाते हैं, हालांकि जो लोग नहीं सही होते वो हमारे पास आए ही नहीं या आ ही नहीं सकते थे। ठीक है, फिर तो एक मैम होता है इसमें बायस क्या है? बायस ये है कि हम लोग उस ट्रीटमेंट के लिए सारी चीज पॉजिटिव ही ले रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हाँ इस ट्रीटमेंट से तो 100% लोग सर्वाइव करते हैं, हालांकि जो सर्वाइवर्स नहीं हैं उनका डेटा हमारे पास नहीं है ना, इस वजह से हमें नहीं पता कि वो सर्वाइव इस ट्रीटमेंट से कुछ लोग सर्वाइव नहीं भी करते। ओके मैम। फिर एक हेल्दी वर्कअप इफेक्ट है, ये भी सिमिलर है। हेल्दी वर्कर इफेक्ट में देखो एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को आप लोग जब क्लास में आते हो सारे, तो मैं आप लोगों से डेटा कलेक्ट करूँ कि कितने बच्चे जो है ना उनका आप लोगों की इम्यूनिटी के बारे में मैंने डेटा कलेक्ट करना था कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो, ठीक है। तो जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मेरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं वो बीमार नहीं है, है ना, और जिनकी रेगुलर अटेंडेंस है वो बीमार नहीं है और मुझे वही डेटा दे रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि मेरी तो क्लास के 100% बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्टेटस इम्यूनिटी का स्टेटस बहुत अच्छा है। हालांकि वो लोग मैंने इंक्लूड ही नहीं किए जो घर बैठे हुए हैं चूँकि वो बीमार है। हेल्दी वर्कर इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी पॉपुलेशन, जैसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ हैं यानी जो ज़्यादा देर के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं, ज़्यादा देर से काम कर रहे हैं, जैसे ये ऑक्यूपेशनल स्टडीज़ में आमतौर पे होता है कि ऑक्यूपेशनल स्टडीज़ में मतलब जैसे बैठने की वजह से आपकी बैक पेन हो जाती है ऑफिस में, ठीक है, तो हम ये देखें कि कितने लोगों की क्रॉनिक बैक पेन है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो काम नहीं करने वाला बंदा जो होगा ना वो घर में होगा लीव की वजह से, उसका डेटा हम नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। इस तरह के जो बायस है ना इसको हेल्दी वर्कर इफेक्ट बोलते हैं
कि सिर्फ हेल्दी वर्कर्स का ही हमारे पास डेटा आएगा। सो फ्लॉड डाटा आएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो उनके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो, और जो बंदा घर बैठा हुआ है उस क्रॉनिक डिजीज की वजह से उसके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, बर्गसन स्पाइस है, ये आमतौर पे तब अराइज होती है जब हम लोगों ने इस तरह से होता है। देखो, एक केसेस होते हैं, एक को कहते हैं केसेस और एक को कहते हैं कंट्रोल। ये हम केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन में ज्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी ये देख लो, केस जो होता है ना वो मतलब होता है वो बीमार है, डिजीज पर्सन है, और जो कंट्रोल है ना वो हमने लेना होता है कि नॉन डिजीज है। लाइक अगर हमने डिजीज ली हुई ना डायबिटीज, तो जो कंट्रोल होंगे ना वो नॉन डायबिटिक होंगे। ठीक। जो बर्गसन स्पाइस होती है ना, ये तब अराइज होती है आमतौर पे जिस वक्त हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने स्टडी करना था कि आपका, अच्छा चलो इससे कर लेते हैं जो मायोकार्डियल इंफेक्शन वाला हमने किया, कि ऐसे लोग जो एडमिट हुए थे हार्ट अटैक की वजह से, मतलब पिछले 7 दिनों में उनको हुआ, उनको हमने केसेस लिया, और ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ था उनको कंट्रोल लिया। ठीक है। और हम लोगों ने ना किसी और वार्ड में जाके ना तो डेटा ले लिया कि कंट्रोल्स का, कि उनको कम से कम हार्ट डिजीज तो नहीं थी ना। ठीक है। जैसे हमने डायबिटिक वार्ड में जाके ले लिया, या हम लोगों ने जनरल वार्ड में जाके ले लिया, ओपीडी से डेटा ले लिया ऐसे। लेकिन बात यह है कि एक बंदा जो कंट्रोल ग्रुप में हम डाल रहे हैं उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी वो हॉस्पिटल आ रहा है ना। तो अगर हमने इस तरह से कंट्रोल्स को डिफाइन किया कि जिसमें सिर्फ वो वाली प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोई और है, हो सकता है वो कोई और डिजीज जो है ना वो भी स्मोकिंग के साथ रिलेटेड हो कहीं ना कहीं जाके। तो हमारे रिजल्ट्स जो है ना वो जरूरी नहीं है कि डिफाइन यही कर रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक ही हो रहा है, हमारे वो कंट्रोल वाले के अंदर भी साथ मिल रहे हैं, मतलब उसमें भी वो कंफाउंड करेगा। तो इस तरह की एरर को बर्गसन बाइस बोलते हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल्स वो डिफर करती है। इसको जब हम केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन पढ़ लेंगे ना, ये वाली जो है ना स्पेसिफिकली, ये आपको ज्यादा अच्छी उस वक्त समझ आएगी कि ओवरऑल कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये क्लियर है बच्चों? मैम ये बर्गसन दोबारा बताइएगा। मैचिंग वाला और लैंग्वेज वाइज उसके बाद खत्म करते हैं। मैचिंग जो है ना, ये अभी जो मैंने आपको बताया ना केसेस और कंट्रोल्स के दरमियान, अब मैचिंग ना एक ऐसा फिनोमेना होता है, एक ऐसा चीज हम करते हैं केस कंट्रोल स्टडीज में, कि हम मैच करते हैं कि ये जो केस है इसके अगेंस्ट हमारे पास एक कंट्रोल हो जिसके अंदर वो डिजीज ना हो। ठीक है, जो उस केस में थी, हम मैच करते हैं कि हाँ इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हो केस वाले के भी और कंट्रोल वाले के भी, ताकि हम इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकें और ये कह सकें कि इसमें जो चेंजेस आ रही हैं ना केस में, वो इसकी डिजीज की वजह से हैं, क्योंकि सेम सिमिलर पर्सन जो हमारे पास है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स या सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हमने रिमूव कर दिए हैं उसमें से, और सिर्फ हमारे पास जो इन दोनों में डिफरेंस है ना वो उस डिजीज की वजह से है। हम कह सकते हैं कि जो यानी केस और कंट्रोल का जो बैकग्राउंड था ना उसमें भी डिफरेंस सिर्फ एक ही है, एक्सपोजर का ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि वो डिजीज और वो एक्सपोजर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, मैचिंग का मतलब ये होता है कि मैच करते हैं केसेस और कंट्रोल्स को फॉर एनी अदर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स और उनको रिमूव कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि उसी एज का पर्सन हमारे पास केस में भी हो कंट्रोल में भी हो, ताकि हम उन दोनों को मैच कर सकें। अब देखो, अगर बहुत ज्यादा ओवर मैचिंग हो जाती है ना, ओवर मैचिंग मतलब है कि नॉन कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल से, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो एक्सपोजर के साथ एसोसिएटेड है, एक्सपोजर मतलब जैसे स्मोकिंग है उसके साथ रिलेटेड है, लेकिन डिजीज के साथ रिलेटेड नहीं है। डिजीज मतलब आपका कह सकते हो जो हमारे मायोकार्डियल इंफेक्शन था वो उसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो अगर हमने ओवर मैचिंग इस तरह से कर दी ना, इससे भी बायस अराइज हो जाती है। ठीक है, मतलब इस बायस का नाम है ओवर मैचिंग। मैचिंग करना जरूरी होता है, लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत ज्यादा मैचिंग कर देते हैं ना, तो फिर जो एसोसिएशन बिटवीन डिजीज और एक्सपोजर है ना वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई गेस कि इसको अभी आप लोग रहने दो, मैचिंग को और बर्गसन को। ये स्पेसिफिकली ना केस कंट्रोल स्टडीज के साथ रिलेटेड है,
तो हम जिस वक्त केस कंट्रोल डिजाइन कर लेंगे ना तो फिर ये ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। इसको अभी यहाँ पे आप लोग फिलहाल रहने दें, छोड़ दें। लास्ट वाली देख लो, फिर उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। लास्ट वाली है जी, हमारे पास ना कुछ स्टडीज होती हैं एक खास तरह की। एक तो आपने रिव्यू आर्टिकल पढ़ा था ना, ये भी रिव्यू आर्टिकल है, ठीक है। एक होती है ओरिजिनल स्टडीज। ओरिजिनल स्टडीज का मतलब है कि हम लोगों ने खुद डेटा कलेक्ट किया और हमने उसके स्टैट्स पे लगाई और सारा, जैसे वो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वाली स्टडी थी जो अभी हम एग्जांपल के तौर पे पढ़ रहे थे ना, वो ओरिजिनल आर्टिकल है। एक और तरह की आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस बोलते हैं, और ये ना आपके सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि ना हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उन चीज़ों को लेके आते हैं, अपने इंक्लूड करते हैं उन आर्टिकल्स को या लिटरेचर को जो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू, सिमिलर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होंगे सारों को, और हम कोई टाइम रेंज रख लेंगे कि इससे इस तक हमने सारों को इंक्लूड करना है, बेशक वो हमारे पॉजिटिव फाइंडिंग्स दे रहे थे या नेगेटिव, हमने सबको इंक्लूड कर दिया। जो आम रिव्यू ऑफ द लिटरेचर होता है ना, उसके अंदर रिसर्चर बाइस अपना डाल सकता है। लाइक अगर उसने इस तरह से लेके चलना था और कोई आर्टिकल उससे मैच नहीं कर रहा तो वो उसको निकाल सकता है। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिव्यूज होते हैं ना, उनके अंदर विदाउट एनी बाइस हम लोगों ने सैम्पलिंग करनी होती है उसमें, यानी कि आर्टिकल सैंपल करने होते हैं और उनको रिपोर्ट करना जरूरी होता है, जो भी हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाए। अब इस तरह के जो रिव्यूज हैं, इसके अंदर हमने मल्टीपल आर्टिकल्स लिए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिए और उनको स्टडी किया। इनमें जो खास तरह की बाइस आ सकती है ना, वो लैंग्वेज बाइस है। लाइक इजी है समझना कि मैं, चूंकि मुझे इटालियन नहीं आती, मुझे जर्मन नहीं आती, ऐसे चीज़ें जो किसी और लैंग्वेज में पब्लिश हुई हुई हैं उनको मैं एक्सक्लूड कर दूंगी। मतलब अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं ये लिखूंगी कि मैं सिर्फ इंग्लिश वाले आर्टिकल्स को इंक्लूड करूंगी क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है दूसरी लैंग्वेजेस में, ठीक। सो एक तरह तो हमने रिपोर्ट तो कर देना, लेकिन इस तरह ऐसी बायस अराइज हो सकती है कि हो सकता है जो दूसरी लैंग्वेज में पब्लिश्ड आर्टिकल हो उसमें कोई और रिजल्ट्स होते हैं और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल रिव्यू का आंसर ही चेंज हो जाता, लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सक्लूड किया बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दैट वी आर नॉट फेमिलियर विद। इस तरह की प्रॉब्लम सिस्टमैटिक रिव्यूज के लिए स्पेसिफिक है। तो यहाँ तक इसको करते हैं। अब आगे से मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगी। अभी तक आप लोगों ने सिलेक्शन बाइस के ऊपर है हम, और नेक्स्ट क्लास में भी सिलेक्शन बाइस, यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्शन बाइस काम करेंगे, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बाइसेस हैं, ठीक है, और कंफाउंडिंग है, ठीक है। कंफाउंडिंग का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने कवर कर लिया है, मैं रिपीट एक बार कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक को। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ गई ये बात की। कोई क्वेरीज हैं तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, समझ आ गई ये रिलायबिलिटी की टाइप्स हमने की और साथ में बायसेस की। कर लोगे ये आप लोग? यस मैम। चलें, और कोई क्वेरी है या कोई और क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने? मैम आप एक दफा क्विज का बता दें, आपने पहले 6 डेट बताई थी, क्या अभी भी उसी डेट पे क्विज है? नहीं, डिले 6 हो पे गया? तो नहीं, 6 को तो आप लोगों ने आना ही नहीं है ना। जी हाँ, तो 6 को तो नहीं हम कर सकेंगे। मैं न्यू डेट आपको दूंगी वंस के हमें कंफर्म हो जाए कि कब खुलनी है यूनिवर्सिटी। मैम 6 से नहीं खुल रही? पता नहीं 6 तक लिखी हुई थी छुट्टियां, मुझे अब पता नहीं कि 6 को आना है आप लोगों ने कि नहीं।
मैम नहीं 6 तक का है ना, तो इसका मतलब ये है कि 7 से आना है आई थिंक। ठीक है, बस ये 6-7 को तो नहीं मैं लूंगी, आगे ही जाएगा। वंस आपका ये अनाउंस हो जाए ना कि कब खुलना है एग्जैक्टली, तो फिर वो कंफर्म करने के बाद फिर मैं करूंगी। मैम अटेंडेंस में लगा दूंगी आप लोगों की बेस्ड अपॉन ये आपकी लिस्ट, जूम से लगा लूँ मैं, ठीक है। ठीक है जी, चलें और कुछ? चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की पता नहीं ऑनलाइन होगी कि ऑन कैंपस होगी, देख लेना कि 6 को खुलना है तो आ जाओगे। ठीक है, फिर हमको इसका मैं बाद में अनाउंस करूंगी, अब कंफर्म करने के बाद, यानी आपको ना कोई 3 दिन पहले एटलीस्ट। आप लोग शुरू वाले लेक्चर्स लेकिन अपने प्रिपेयर्ड रखें, वो तो ज़रूर आएंगे। और मिड टर्म वाले हम लेक्चर्स करेंगे ज़्यादा, जो उसमें इंक्लूड करने हैं शुरू शुरू वाले, ठीक है। वो MCQ बेस्ड ही अब करेंगे, और मतलब मिड टर्म के पैटर्न पे ही सारा होगा। तो आप लोग अपने प्रिपेयर्ड रखो, जब भी फिर क्विज आ जाता है मैं आपको 3 दिन पहले एटलीस्ट आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ऑफिस में